या तो उसके अंदर फिर द थिंग इज लेबर मार्केट के अंदर एमआरपी थ्योरी वगैरह एक्सप्लेन करके परफेक्ट कंपटीशन को एक्सप्लेन करके व्हाट यू वांट टू टॉक आल्सो नो बाय हार्ट अ फ्यू थिंग्स। देखो कहाँ पे डायग्राम्स यूज होते हैं और कहाँ पे लेक्चर्स यूज हो सकते हैं। यू बी अ लिटिल माइंडफुल ऑफ दोस कि कहाँ कहाँ डायग्राम्स यूज होते हैं, बिकॉज वो डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरी नजर के अंदर जो तुम्हारे अच्छे डायग्राम्स वाले केसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात करता हूं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का जो केस है वो डिमांड और सप्लाई को यूज करता है। राइट, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? वन थिंग इज, मैं कहता हूं भाई डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उसकी वजह से जो लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उनकी सैलरीज कम होती हैं, और जिनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है उनको सैलरी ज्यादा मिल रही है। तो उसके अगर मैं स्ट्रक्चर में से आता हूं तो क्या उसके स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस मैकेनिज्म ऑफ वेज एंड डिमांड एंड सप्लाई क्या ऑपरेट नहीं कर रहा? तो मैं उसको किस तरीके से दिखाता हूँ, भाई ये डिमांड और सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई फॉर लेबर, डिमांड फॉर लेबर। और इसमें मैं फर्क क्या कर देता हूँ कि जो मेरी लेफ्ट वाली मार्केट है, दिस वन इज people who are being discriminated against. You can have the black workers, you can talk about the women and all, या फिर नॉन डिस्क्रिमिनेटेड मार्केट है, ठीक है, इट कुड बी द कॉकेशियंस और व्हाटएवर। बट द आइडिया क्या है कि यहाँ पर जो नॉन डिस्क्रिमिनेटेड है उनकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेटेड है उनकी डिमांड गिर रही है, जिसकी वजह से इनकी वेज कम है और इनकी वेज ज्यादा है। वेज डिफरेंशियल्स हो गए, लेकिन देखो मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई अभी भी ऑपरेशनल है। डू अंडरस्टैंड दैट? इसी तरह से ज्योग्राफिकल भी हो सकता है, इसी तरह से स्किल्ड लेबर का भी अप्लाई हो सकती है नॉलेज। स्किल्ड लेबर के अंदर थोड़ा सा इनइलास्टिक डायग्राम्स बनते हैं, बट आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि एक जगह के ऊपर हम बात करते हैं कि जहां पे प्राइस मैकेनिज्म इज ऑपरेशनल, लेकिन बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सेगमेंटेशन इन द मार्केट, even though price mechanism is operational, people can get different wage key pays, right? As you can see in these cases, जो हो रहा उसी तरह से इन इलास्टिक I'll show you. लेकिन in comparison to this, जब हम बात करते हैं केसेस लाइक, तीन केसेस हैं, चार केसेस हैं जो तुमको लेबर मार्केट के अंदर बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तुमको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं वो? एक हमारा है ट्रेड यूनियन, बेसिक डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई फॉर लेबर, लेकिन जब इंडस्ट्रीज यूनियनाइज हो जाती हैं तो वो ट्रेड यूनियंस आके हायर वेजेस मांगती हैं, और उनकी हायर वेजेस मांगने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर, क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस, एंड अनएम्प्लॉयमेंट टेक्स प्लेस। क्या डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस आर ऑपरेशनल? नो दे आर नॉट, राइट? उसी तरह से हमारे पास फिर दूसरा एक और एक्सटर्नल फोर्स भी आ जाता है, जिसको हम नेशनल मिनिमम वेज कहते हैं। कि किस तरह से नेशनल मिनिमम वेज के केस के अंदर भी गवर्नमेंट आके नॉर्मल लेबर मार्केट से ऊपर नेशनल मिनिमम वेज लगाती है, और उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। इज द डिमांड सप्लाई फोर्सेस ऑपरेशनल? नो इट्स नॉट। फिर उसके बाद हमारा एक केस आता है जिसके अंदर हम मुनाफ्सिनी की बात करते थे। डायग्राम स्टैंडर्डाइज है। मुनाफ्सिनी के केस के अंदर जो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है, ये एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर है, सॉरी, ये तुम्हारा एवरेज कॉस्ट फॉर लेबर है, विच इज़ द सेम थिंग एज द सप्लाई फॉर लेबर। मार्जिनल कॉस्ट फॉर लेबर इज अप, एमआरपी इज ओवर हियर। ये एक सिंगल फर्म की बात हो रही है, ठीक है, एमआरपी फॉर लेबर।
तो हम कहते हैं कि ये जो फर्म है मोनोपोली की, वो इतने बंदे हायर करती है और एवरेज वेज वाली सैलरीज पे करती है, राइट? यू रिमेंबर दिस, राइट? इसको फिर जब हम कंपेयर करते थे परफेक्ट कंपटीशन के साथ, तो आर कंपैरिजन वाज कि देखो जी, दिस एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, ज्यादा बंदे हायर हो सकते थे, परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट की वेज रेट अगर ली जाती, और जो है ज्यादा वेजेस भी मिलती, वर्कर्स वुड हैव बीन बेटर ऑफ इन दैट सिनेरियो, राइट? फिर उसके बाद इस केस के अंदर फिर हम ऐड ऑन करते थे कि अगर इसी पूरे सिनेरियो के अंदर अगर हम यूनियन को लेकर आ जाएं, तो किस तरीके से अगर यूनियन जो है परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली से ज्यादा वेज हासिल करने में यू नो कामयाब हो जाती है, तो किस तरीके से उसका जो मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम है या सप्लाई फॉर लेबर है वो किंक हो जाता है, और जब वो चेंज होता है तो उसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी किंक हो जाता है, और किस तरीके से मोनोपोली भी जो है थोड़ी ज्यादा हायरिंग करता है, ये बायलैटरल मोनोपोली था, और वेजेस भी जो है ट्रेड यूनियन की वजह से ज्यादा हो जाती है, तो ट्रेड यूनियन से वेजेस भी बढ़ती है, और ये so I've done a pretty detailed lecture on this, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर यही कंपैरिजन होता है कि क्या हमेशा मोनोपोली के आने से जो है वेज रेट में इजाफा होगा वगैरह वगैरह, तो दैट्स व्हाट इट इज। अब इसको मैं थोड़ा सा चैप्टर के थ्रू तुम्हारे लिए लेके जाता हूँ, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को टेरी कुक्स की बुक के हिसाब से। pretty much I have discussed the major crux of the whole thing, जो मेरी नजर के अंदर है, that is perfect competition, MRP theory, your ability to write them, और किस तरीके से परफेक्ट कंपटीशन में वेज जो सेट होती है, दैट वर्सेस फैक्टर्स जिसमें प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेशनल होता है, एंड फैक्टर्स जिसमें प्राइस मैकेनिज्म फेल हो जाता है, राइट? तो वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वी मेड आवर डिस्कशन। So this basically goes on and it talks about demand for labor for an occupation जो है वो MRP कर्व और उसकी शिफ्टिंग्स वगैरह किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। MRP की पूरी डेरिवेशन का डिस्कशन हुआ इस चैप्टर के अंदर, डेफिनेशंस एंड कैलकुलेशन। प्लीज डेफिनेशंस और ये चीज़ें याद करनी ज़रूरी है, अच्छी सी लिखोगे एटलीस्ट सेंस ही बन रहा होगा ये जो डेफिनेशंस हैं, MRP का क्या मतलब है, कि वो जो एक्स्ट्रा आउटपुट एक एक्स्ट्रा वर्कर ने प्रोड्यूस किया, उस पे जो फर्म ने रेवेन्यू कमाया विद द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला MPP इनटू MR, ये नीचे भी लिखा हुआ है। तो दैट वुड बी अ गुड इंफॉर्मेशन। बाकी हमको ये भी पता है कि एक सिंगल फर्म का जो डिमांड कर्व है वो इंडस्ट्री बताती है, और उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है। MRP कैसे चेंज हो सकता है, अगर प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाए, MPP या MR में चेंजेस आ जाए, विच इज द प्रोडक्ट्स प्राइस। इलास्टिक, इनइलास्टिक, we've had this discussion before also। ये वाला जो है वो स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए होता है, इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, वेज में ज्यादा चेंज आ जाए, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लाइक अ डॉक्टर और इंजीनियर, वो भी अच्छे हाईली स्किल्ड। बस इस इलास्टिक के अंदर थोड़े से लो स्किल्ड वर्कर ज्यादा होते हैं जो अबंडेंसी में होते हैं। Similarly, they talk about different factors which can have an effect on the elasticity. बट इस जमाने से हमने तो कोई क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं देखा है, बट अगेन Terry Cook is putting a lot of importance on the elastic factor, हमने लिखा भी है लेक्चर वगैरह के अंदर, so you can take a look from there also। फैक्टर्स वही पीडी वाले फैक्टर्स हैं कि लेबर की कॉस्ट टोटल कॉस्ट का कितना बड़ा हिस्सा है, ज्यादा बड़ा हिस्सा होगा तो इलास्टिक होगा, छोटा सा हिस्सा है तो इनइलास्टिक होगा। लेबर इजीली सब्स्टिट्यूटेबल होगा तो इलास्टिक होगा। प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका लेबर भी इंपॉर्टेंट होगा, राइट? अगर एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत टाइम लगता है तो उसका लेबर भी थोड़ा सा इलास्टिक हो जाएगा। जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है तो उसका लेबर भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड होगा, इन इलास्टिक होगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो अलोंग दोज लाइंस छोटा मोटा अगर लिखने को आ भी गया तो ऑनेस्टली मेरे ख्याल में तो इवैल्यूएशन से ज्यादा इस पे बात हो नहीं सकती। जहां तक सप्लाई कर्व की बात है, यू नीड टू रिमेंबर दोज कपल ऑफ थिंग्स। वो याद है तुम्हें
जब हम बात करते थे कि किस तरीके से जब वेज इंक्रीज होती है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्रिवेल करता है, और जब वेजेस गिरती हैं तो भी सब्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है। सप्लाई का वैसे है तो इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्रिवेल कर रहा है, कि बंदा कहता है वेज बढ़ रही है, घर बैठना महंगा है, और पैसे कमा सकते हैं, कमाते हैं। ठीक है, वेज बढ़ने से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग। लेकिन इनकम इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि वेज ऊपर जा रही है, मैं अमीर हो रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है लेजर करना, और तुम तो जेनजी हो, इससे बेहतर तो ये कौन जानता है कि भाई घर बैठे चिल करते हुए पैसे कमाने का कोई तरीका बता दो, या कम से कम मेहनत में। तो I know some of you might get offended by this generalization, but it is what it is. Anyhow, so जहां तक बात है वेज, ये चीज याद कर लो, अगेन दिस विल बी टेस्टेड इन एमसीक्यूज, लेकिन फिर भी अगर सप्लाई कर्व पे लिखते हो बात, तो होता क्या है, इस तरह समझाता हूँ। जब वेज बढ़ती है, राइट, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे एक पॉजिटिव इफेक्ट है। लेजर छोड़ो, काम करो, क्वांटिटी सप्लाइड पॉजिटिव में इंक्रीज है। लेकिन वेज बढ़ रही है, अच्छे पैसे, लेजर करना चाहिए, इनकम इफेक्ट हमेशा नेगेटिव है, बिकॉज रिमेंबर वर्क क्रिएट्स दिस यूटिलिटी, okay, unless you're a workaholic or something, or you love your work. Not a lot of people unfortunately are able to find that, but that's the case. तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वेज रेट बढ़ रही है तो क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है, तो इससे साफ नजर आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो जीत रहा है इनकम इफेक्ट से। दैट इज व्हाई अ पर्सन इज नॉट डूइंग सो मच लेजर एंड चूजिंग टू ऑप्ट टू वर्क। ठीक है, ये पूरा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। बैकवर्ड बेंडिंग में क्या होता है, ये दिस इज यूजली फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू, जब वेज बढ़ती है तो शुरू के अंदर बंदा कहता है यार काम करना चाहिए, इनकम्स बढ़ानी चाहिए, बिकॉज वेजेस बहुत कम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो गुजारने जरूरी है। तो इनकम इफेक्ट जीत रहा है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हार रहा है, इसीलिए क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। But after you end up at a certain wage rate, उसके बाद further increase is saying that people are substituting away from work towards the leisure। अभी भी कुछ लोग आ रहे होंगे काम करने, क्योंकि वेज बढ़ने से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ इनकम इफेक्ट जीत रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम भी कुछ लोगों की तरह अगर क्रिप्टो के अंदर छक्का मार लो और मिलियंस कमा लो at the age of 20s or maybe early 30s or something, मिलियंस कमा लिए तुमने, ठीक है जी। अब बात यह है कि what will you do after that, right? Would you continue to work? बल्कि कंटिन्यू क्या, would you choose to work, uh, or would you give more priority to your leisure time basically, you know? तो हम यहाँ कहते हैं कि once you are earning decent amount of income, आ, तो आपका जो वो सब्स्टिट्यूशन है कि काम करना चाहिए, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो आपका इनकम इफेक्ट है, लेजर टाइम है, वो जीत रहा होता है, और आप कम से कम काम करते हो और ज्यादा से ज्यादा चिलिंग करना चाहते हो। ये सब्स्टिट्यूशन और उसका था। क्या ये 20 मार्क का एसेस में बन सकता है अब? हाईली अनलाइकली। दे विल हैव टू combine this with something or the other। ये ऐसे तो इंडिविजुअल इन इट सेल्फ ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। मे बी इलास्टिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी तरह से डिमांड की इलास्टिटी, सप्लाई की इलास्टिटी, और इस तरह से ये लोग अगर इस क्वेश्चन को किसी तरह से इंक्लूड कर लें तो कर लें, बट आई डोंट सी एज सच के कोई तरीका हो इनके पास इसको इलास्टिटीज के लिए 20 मार्क के क्वेश्चन के लिए
Like in fact, let me see, do I have any kind of essays that may talk in terms of this? नहीं है, नहीं है, बड़ा मुश्किल है इसके ऊपर ऐसे बनाना। तो ज़्यादातर जो ऐसे बन सकते हैं, अगेन सप्लाई फॉर लेबर की इलास्टिसिटीज़ के अंदर हम 3-4 किस्म की बात करते हैं। मोबिलिटीज़, बाय द वे, ये मोबिलिटीज़ जो है ना लेबर मार्केट के अंदर, ऑक्यूपेशनल और ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोबिलिटी है तो सप्लाई कर्व इलास्टिक है और इमोबिलिटी है तो इनइलास्टिक है। तो ये तो मैं थोड़ा-सा इसको देख लेना अगर नहीं आता। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वेजेस कैसे डिसाइड होती हैं, ये अभी मैंने पूरा तुमको डायग्राम करा दिया, राइट? पूरा डिस्कशन इसके ऊपर कर दिया कि एक सिंगल फर्म में इसकी डिस्टिंक्शन ख्याल करना। क्वेश्चन में फर्म कह रहे हैं कि इंडस्ट्री कह रहे हैं, मार्केट इज द इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री कह रहे हैं तो ये वाला डायग्राम बनाओगे, और फर्म बना रहे क्या कह रहे हैं तो ये दोनों बनाओगे, ताकि इंडस्ट्री से तुम प्रूव कर दो ये होता है, फिर इसके बाद इस पे काम करते रहना फर्म वाले के ऊपर। ठीक है, देन इट्स जस्ट शोइंग कि अगर इंडस्ट्री में डिमांड सप्लाई में चेंजेस आएंगी तो किस तरह से वेजेस पे इम्पैक्ट आएगा उसका। फिर ट्रेड यूनियन किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इन्होंने एक डायग्राम बनाया है ट्रेड यूनियन का। ये तो एमआरपी का है, रिस्ट्रिक्टिंग द सप्लाई। इन्होंने ट्रेड यूनियन का थोड़ा सा डिफरेंटली आई थिंक डायग्राम बनाया है, या यही वाला है, इंडस्ट्रियल एक्शन वाला, कि वो अगर सप्लाई को लिमिट करते हैं और वेज रेट को जो है वो इस तरह से सेट कर लें। They've done a dotted line sort of, but trade union, like I said, important है। 2024 के अंदर जो क्वेश्चन है परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म एंड ट्रेड यूनियन का, या मैं पूरा वो क्वेश्चन करा देता हूँ अभी। दैट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे। ठीक है। सो इंडस्ट्रियल एक्शन, ट्रेड यूनियंस जो हैं, अब रिमेंबर, जब ट्रेड यूनियंस की बात करते हैं तो रिमेंबर ट्रेड यूनियंस हर दफा ये हायर वेज रेट निगोशिएट नहीं कर पाते हैं। इट डिपेंड्स हाउ मच स्ट्रेंथ दे हैव, और खास तौर पे ये डिस्कशन बायलैटरल मोनोपोली के लिए बड़ा वैलिड हो जाता है, राइट? ये कौन सा कौन सी चीजें हैं जो एक यूनियन की पावर को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं? द साइज ऑफ मेंबरशिप, यूनियन के पास कितने मेंबर्स हैं, वो कितना काम होल्ड कर सकते हैं एक इकोनॉमी के अंदर। द बिगर द परसेंटेज, द मोर इन्फ्लुएंशियल दे कैन बिकम। ठीक है। दूसरा, लीगल एनवायरनमेंट किस तरह का है आपकी इकोनॉमी के अंदर। क्या क्लोज्ड शॉप, दिस यूज दिस वर्ड क्लोज्ड शॉप, आई टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर आल्सो। क्लोज शॉप क्या होता है बिजनेस स्टडीज के अंदर, ये ओ लेवल की ट्रेड यूनियन में मुझे याद है जब मैं पढ़ाता था तो उसके अंदर था ये, कि क्लोज शॉप होती है जब एक इंडस्ट्री के अंदर आपने अगर काम करना है तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द यूनियन, तो वहां यूनियन की पावर बढ़ जाती है। बट इफ इट्स एन ओपन शॉप कि यूनियन भी है, यूनियनाइज भी हो सकते हो और बगैर यूनियन के भी काम कर सकते हो, तो वहां यूनियन की पावर थोड़ी सी लिमिट हो जाती है। ठीक है। प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, अगेन यूनियन जो है वहां उसका एडवांटेज उठा सकती है, हॉस्टेज सिचुएशन बना सकती है। लेबर का अगर ज्यादा बड़ा हिस्सा है तो यूनियन की पावर कम हो जाती है, क्योंकि अगर कॉस्ट में ज्यादा है तो जो फर्म है उसको बड़ी प्रॉब्लम होगी कि कि फर्म देखेगी कि अगर थोड़ी सी तुमने वेज रेट अगर इंक्रीज कर दी, मुझे सबको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो तुम जो पैसे मांग रहे हो वो तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। छोटा प्रोपोर्शन होता और तुम लोग थोड़े से पैसे ज्यादा मांग रहे होते तो फिर भी शायद डूएबल होता। एंड देन ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म्स एंड ऑल, यू कैन डील विद दैट लेटर। देखो, if the question is about trade union, you have to do your essay in terms of कि तुम्हें ट्रेड यूनियन क्या होती है, क्यों होती है। ठीक है। उसी तरह से मिनिमम वेज कहते हैं क्या होती है, क्यों होती है। इससे हमेशा स्टार्ट किया करो, फिर डायग्राम पे आया करो, फिर उसका इम्पैक्ट दिखाया करो, फिर उसके बाद कितना वो इम्पैक्टफुल है, उसके क्या वेरिएबल्स हैं, उसको डिस्कस किया करो। दैट्स हाउ यू गोना गो अबाउट इट इफ यू वांट योर आंसर टू फ्लो in an appropriate way.
फिर उसके बाद मोनोप्सनी, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मोनोप्सनी, जहां एक सिंगल बायर होता है। उसी तरह से एक्सप्लेन करोगे डायग्राम्स किस तरह से वेट सेट होती है। बायलैटरल मोनोप्सनी तुम्हारे दोनों का काम करती है, ट्रेड यूनियन अलोंग विद दैट। अब ये देखो, अब हेडिंग क्या है? द डिटर्मिनेशन ऑफ वेज डिफरेंशियल्स बाय लेबर मार्केट फोर्सेस। वेजेस की डिटर्मिनेशन जहां लेबर मार्केट फोर्सेस आर बीइंग वर्क। ये वही वाला पार्ट है जहां मैं कह रहा हूं कि डिमांड सप्लाई की बेसिस के ऊपर ही वेज के अंदर एक डिफरेंशियल निकल रहा है। एक एग्जांपल देख लो, क्लीनर वर्सेस कॉर्पोरेट मैनेजर। क्लीनर्स, इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिक डिमांड, लो वेज, प्लेंटी ऑफ पीपल आर हायर्ड। इसमें क्या हो रहा है? कॉर्पोरेट मैनेजर्स कंपेयर टू क्लीनर्स आर हायर्ड अ लॉट लेसर कंपैरेटिवली। एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर फ्यूअर मैनेजर्स एंड अ लॉट मोर क्लीनर्स बेसिकली, और इनकी मार्केट्स इनइलास्टिक है, दे गेटिंग हायर वेजेस। डिमांड सप्लाई इज ऑपरेशनल, राइट, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर। फिर उसके बाद हमारी जेंडर, एज, पार्ट टाइम, फुल टाइम, डिस्क्रिमिनेशन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स दे टॉकिंग अबाउट, और फिर इकोनॉमिक रेंट्स वगैरह के ऊपर बात चली जाती है, राइट। सो इस चैप्टर के अंदर टेक्निकली है कुछ ज्यादा नहीं, ठीक है, पर ये जो कंफ्यूजन अपने एंड के ऊपर बिल्कुल ये क्वेश्चन कर सकता है तुमको। सो वन ऑफ यू इज टेलिंग कि यार ये यूनियन का ऊपर फिर एक क्वेश्चन ही दिखा दिया जाए। ये मार्च का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। अलोंग दिस लाइन तुम और भी क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, तो देख लो। अगेन वी गोना आंसर इट, वही लेवल वाइज ही क्वेश्चन को जरा देखते हैं, एंड वील ट्राई एंड आंसर इट अकॉर्डिंगली। 2 मिनट लो और जरा एक नजर देख लो इसको। सोच लो L1, L2, L3, L3 पे जाने के लिए 14 मार्क्स में से कितने, क्या क्या चीजें तुमको कवरेज करनी लाजिम है, वो देख लो। Alright, so for a good 25 mark, what do you need to do? The introduction of a trade union uh, into a perfectly competitive labor market will always lead to higher wage levels and a higher level of unemployment. ये जो आखिरी का पार्ट है ना, ये जो पूरा इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है कि क्या होगा, ये मेनली डिस्कशन है तुम्हारा इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है, कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस हाँ जी होगा, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस नहीं होगा। बट मेनली तुम्हें अच्छा लेवल 1 के लिए परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट के बारे में तुमको लिखना है, ठीक है। यू राइट अबाउट दैट। परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट के लिए तुम क्या क्या लिखोगे? थोड़ी बहुत assumptions, मार्केट की बात हो रही है, किस तरीके से वो डिमांड एंड सप्लाई फॉर लेबर वाला डायग्राम विद द इक्विलिब्रियम, और किस तरीके से वेज डिटर्मिनेशन होती है, ठीक है। दैट विल हैव टू बी डन इन दिस, देयर इज नो यू नो चॉइस इन दैट इन एनी वे। उसके ऊपर तुमको लिखना जरूरी है। फिर और क्या कर सकते हैं? मेरी नज़र में तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है।
मेरे ख्याल में तो इसके अंदर अगर तुम परफेक्ट मार्केट्स की बात कर रहे हो, वो सिंगल मार्केट में भी एमआरपी थ्योरी पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई, वेज कैसे डिटरमिन होता है, एंड मे बी लाइक ब्रीफली सजेस्ट कि ये वेज रेट जो डब्ल्यू का निकला है, ये अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट कैन चेंज, राइट। सो एक आध रीजन विच माइट सजेस्ट कि किस तरीके से परफेक्ट मार्केट के अंदर वेज के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, कि डिमांड में इंक्रीज हो जाना, इमिग्रेशन की वजह से सप्लाई में डिक्रीज हो जाना, जिसकी वजह से वेज के अंदर डिफरेंशियल आ जाना। ठीक है, फिर और बेहतर आंसर करने के लिए ऑब्वियसली ट्रेड यूनियन तो मस्ट है। ट्रेड यूनियन क्या होता है, ट्रेड यूनियन का रोल क्या है, लाइक आई जस्ट सेड, ट्रेड यूनियन क्या करती है, उसका इंटेंशंस क्या होते हैं, वो क्या चाह रही होती है। इनफैक्ट मे बी तुम डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम के साथ इसका जो वो अनएम्प्लॉयमेंट का केस होता है कि ट्रेड यूनियन कर सकती है अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी तुम दिखा सकते हो। इनफैक्ट व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू ओवर हियर इज, ताकि क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करें, यही जो डायग्राम है, इसी डायग्राम के अंदर, अच्छा सा बाय द वे तुम्हारा डायग्राम अच्छा बड़ा भरा होना चाहिए, उसी के अंदर ही तुम ट्रेड यूनियन को इंट्रोड्यूस करके दिखाओ और कंपैरिजन करके दिखाओ कि देखें जी, जिस मार्केट के अंदर ट्रेड यूनियन आती है, उस केस के अंदर वेज रेट बढ़ेगी और जो हायरिंग है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट आई वुड डू इज आई वुड टॉक अबाउट द फैक्टर्स कि ट्रेड यूनियन किस तरीके से वेजेस को बढ़ा सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको कम कर सकती है। ठीक है, आ, मेरी नजर के अंदर लेवल 3 आंसर के लिए यू शुड टॉक अबाउट दोज फैक्टर्स which will talk about the extent to which the trade union will be able to influence, जैसे मैंने अभी कराया ना तुमको, ट्रेड यूनियन किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है, ट्रेड यूनियन अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दे कैन, या उदय व्हाट यू से। सर, मोनोप्सनी का इंट्रोडक्शन आ सकता है इस चीज में? इवैल्यूएशन में जाएगा, अभी जरूरत नहीं है मोनोक्सिनी के डिस्कशन को लाने की। ठीक है, सो व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज, मैंने ट्रेड यूनियन समझा दिया, ट्रेड यूनियन के क्या रोल है इकोनॉमी के अंदर समझा दिया, मैंने परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट का एक अच्छा सा इंट्रो दिया, डिमांड सप्लाई की बेसिस के ऊपर मैंने बात कर ली कि वो वहाँ पे कैसे वेजेस सेट होती हैं, डिमांड सप्लाई में अगर चेंजेस आती हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। देन मेजरली ऑफ माय डिस्कशन एनालिसिस का हिस्सा कि किस तरीके से ये डायग्राम के साथ मैं प्रूव कर सकता हूँ कि हाँ, it will lead to higher wages and higher level of unemployment, लेकिन that depends on how much power they have। 2 से 3 रीजन जिसके अंदर हमने बात की कि जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, राइट, इकोनॉमी के अंदर जो है यूनियन की साइज ऑफ मेंबरशिप कितनी ज़्यादा है। तो ऐसे 2-3 रीजंस के साथ मैंने फिर इसको शो किया कि यू नो व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ट्रेड यूनियन अगर इंट्रोड्यूस हो जाए तो क्या विल इट ऑलवेज लीड टू, अब मुझे काउंटर आर्ग्यूमेंट करना है कि विल इट ऑलवेज लीड टू हायर वेजेस कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। मेरी नज़र के अंदर अब यहाँ इवैल्यूएशन के अंदर आई कैन टॉक अबाउट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अंडर विच that might not be the case, they might not charge a higher wage। let me see कि अगर मोनोक्सिनी के केस के अंदर I can actually talk about that। so you know how our मोनोक्सिनी का diagram was, मोनोक्सिनी के केस के अंदर this is where the firm
परफेक्ट कंपटीशन के अंदर दिस इज वेयर द हायरिंग वुड बी। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में इंट्रोड्यूस करना है। इसमें तो नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट दैट क्वेश्चन जो बायलैटरल मोनोपोली वाला क्वेश्चन था। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ट्रेड यूनियन की इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, तो नो देयर इज नो नीड फॉर दिस। नो, मोनोपोली का डिस्कशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस वन। दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन जिसके अंदर इट वाज रिक्वायर्ड। देयर इज नो नीड फॉर दैट। व्हाट आई वुड डू इन दिस वन इज कि यही जो मैं एक्सटेंट की बात कर रहा हूँ कि विल इट ऑलवेज, तो वही बात है कि ट्रेड यूनियंस इफ इट्स नॉट या एक्सटेंट जो है वो इवैल्यूएशन है इनफैक्ट इस केस के अंदर। या मे बी व्हाट यू कैन टॉक अबाउट इज दिस कि किस तरीके से ट्रेड यूनियन अगर परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाती है और somehow okay yeah this is a good evaluation trade union के point of view से you can't go in monopoly and all of that. What can happen is कि देखो ट्रेड यूनियन का हमने कहा कि ट्रेड यूनियन की इंट्रोडक्शन से what happens is कि wages बढ़ जाएंगी और हायरिंग कम हो जाएगी जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। दिस इज द केस दैट वी बीन मेकिंग। हाउएवर अब इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है इज दिस कि अगर somehow ट्रेड यूनियन या फिर किसी वजह से ये जो डिमांड कर्व है या ये एमआरपी है, ये एमआरपी है ना, अगर ये एमआरपी बढ़ जाए क्योंकि प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आ जाए या प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीज आ जाए या यूनियंस अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने को मान जाएं, तो फिर हो सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन में ट्रेड यूनियन के इंट्रोडक्शन से वेजेस भी ऊपर जा सकती हैं एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन एंड हायरिंग भी बढ़ सकती है एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। दैट वुड बी अ गुड डिस्कशन, यू कैन मेक दैट डिस्कशन। वेट वन सेकंड, somebody saying something. Sir, don't the analysis lack content? Question is confusing because it is more content for description and evaluation and less for analysis. And sir, भाई analysis में ज़्यादा है यार। एनालिसिस के अंदर वो सारी बातें जाएंगी कि ट्रेड यूनियन की कौन-कौन सी पावर्स की बेसिस के ऊपर विल दे बी एबल टू नेगोशिएट अ हायर वेज और नॉट। वो सारा डिस्कशन एनालिसिस में जाएगा, एक्सटेंट के अंदर जाएगा वो सारा। And sir, are we allowed to talk about monopsony in perfect competition? Question. भाई देखो वेज डिफरेंशियल्स का होता तो ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर एट फर्स्ट आई हैड अ फीलिंग कि मैं कर सकता हूँ उसको, लेकिन जब क्लोजली मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो उन्होंने कहा ट्रेड यूनियन जब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप लेकर आते हो तो फिर क्या हमेशा हायर वेजेस और क्वांटिटी गिरेंगी? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लेकर आते हो तो दे हैव रिस्ट्रिक्टेड द क्वेश्चन अ लिटिल। तो फिर मुझे बात करनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर इवैल्यूएशन पर्पस। तो माय फोकस शुड बी मोर ऑन कि किस तरीके से अगर परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पर है और ट्रेड यूनियन यहाँ है तो मैंने आइडिया को डिसमिस करना है कि ट्रेड यूनियन क्या हमेशा हायर वेजेस और हायर अनएम्प्लॉयमेंट इन दोनों को लीड करेगा, तो मैंने प्रूव किया कि नहीं। अगर ये दोनों इंक्रीज, इनफैक्ट ये भी कर सकते थे कि अगर किसी तरीके से यूनियन ने अपनी सप्लाई को लिमिट कर दिया तो ऐसी सिनेरियो के अंदर परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट के अंदर वेज बढ़ जाती है और हायरिंग भी कम हो जाती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कोई खास ऐसा इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है बिकॉज ओवरऑल सप्लाई में भी ड्रॉप आ गया है फॉर द इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू।
तो ये वाली डिस्कशन यहाँ हो सकती है। या दैट्स ऑल आई कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस। आई डोंट थिंक इसके अंदर और कोई बात जा भी सकती है। तो क्या इस क्वेश्चन में कम है भाई? 20 मार्क है और 40-45 मिनट है तुम्हारे पास, तो इट्स प्लेंटी टू राइट। ट्रेड यूनियन विल लिमिट सप्लाई टू, ट्रेड यूनियन कैन लिमिट द सप्लाई टू, अगर वो सप्लाई कर्व को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देते हैं और परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से ग्रीड रखते हैं, तो बेशक हो सकता है। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सो दैट कुड बी वन ऑफ द क्वेश्चंस। लेट मी सी अगर एक आध और कोई क्वेश्चन मुझे आता है अभी रिसेंट में। Hmm, एवर में तो एज सच कोई अभी रिसेंट का क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन 2022 के अंदर जब 25-25 मार्क के क्वेश्चन आते थे, तब का एक क्वेश्चन आई कैन सी if I can find the year, September, October 42. Yeah, this question right here. पच्चीस मार्क का है, चलो इसको 20 कर लो। ठीक है, टाइम कम हो गया अब तुम्हारे पास। ठीक है, so in this case, discuss the extent to which the MRP theory can be used to explain the determination of wages, right? अच्छा सवाल है, बड़ा हैवी लेंथी सवाल है 22 का। तो क्या करेंगे? सोच लो जरा दिमाग में। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो ज़्यादा तुम्हारे हैवी मार्क्स है ना, वो है तुम्हारा ऑब्वियसली एमआरपी कर्व के ऊपर एक लेंथ पे आंसर लिखना। तो इसके अंदर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज तुम्हारी पूरी एमआरपी की डेफिनेशंस ऑफ एमपीपी, एमआर, एमआरपी, और ये किस तरीके से इसके डायग्राम्स बनते हैं। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल फर्म का डिमांड कर्व बनता है इसके अंदर। इसके अंदर डिस्कस द एक्सटेंट टू व्हिच एमआरपी प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द वेज डिटर्मिनेशन। अब जब एमआरपी थ्योरी बनती है तुम्हारी, तो ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन assumptions in this theory. Remember the assumptions? There are set of assumptions. Perfectly competitive labor market है. All workers are homogeneous, similar. Right? There's perfect knowledge in the market. Right? No single firm is too big or too small इस तरह से है, right? इस तरीके से perfectly competitive labor markets के अंदर जब तुम्हारी ये इन assumptions की basis के ऊपर you make डायग्राम, तो हमें पता है कि एमआरपी थ्योरी की बेसिस के ऊपर ये वही वाले दो डायग्राम जो हमारे बनते हैं परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से, जो सप्लाई फॉर लेबर फॉर अ सिंगल फर्म बनता है और एमआरपी का आता है, तो दैट्स हाउ द फर्म डिसाइड कि ये वेज का डिफरेंस, ये हायरिंग होनी चाहिए इस वेज के ऊपर, राइट? ये एमआरपी कम फर्म्स के सारे मिला दो, हॉरिजॉन्टली ऐड कर दो, तो इंडस्ट्री का डिमांड कर्व निकल आएगा, डिमांड फॉर लेबर निकल आएगा, सारे एमआरपीस को ऐड कर दो बेसिकली। तो ठीक है, so this is how the wage is determined under the perfect competition. एमआरपी थ्योरी की फिर डिस्कशन एक्चुअली इलास्टिसिटीज भी इसके अंदर जा सकता है फिर, कि ये जो एमआरपी कर्व की जब वो बात कर रहे हैं कि उसकी डिस्कशन इलास्टिसिटीज के साथ कनेक्टेड, तो व्हाट वी आर बेसिकली सेइंग इज
कि कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे जब अगर सप्लाई में इंक्रीज आएगा, जब सप्लाई में इंक्रीज आएगा जिसकी वजह से वेज के अंदर डीक्रीज आ सकता है। तो जब वेज में डीक्रीज आएगा तो एमआरपी थ्योरी कर्व तुमको बताएगी कि क्या क्वांटिटी ऑफ लेबर के अंदर बड़ा चेंज आएगा कि छोटा चेंज आएगा। दैट मीन्स कि अगर तुम्हारा सिंगल फर्म का एमआरपी कर्व बहुत हाईली इनइलास्टिक है, राइट, अगर बहुत ही इनइलास्टिक है, तो उस केस के अंदर एमआरपी तुम्हारा बहुत स्टीप होगा और वो बताएगा कि देखो वेजेस कम हो रही हैं लेकिन कोई ज़्यादा हायरिंग होगी नहीं, बिकॉज ऑल इम्पोर्टेंट वर्कर्स आर ऑलरेडी हायर्ड। और अगर वेज ऊपर की तरफ जाएगा तो कोई ज़्यादा फायरिंग भी नहीं होगी बिकॉज ऑल इम्पोर्टेंट वर्कर्स विल बी रिटेन्ड। लेकिन ऑन दी अदर हैंड तुम इलास्टिक के साथ भी इसको फिर फर्दर डिस्कस कर सकते हो। एमआरपी थ्योरी किस हद तक यूज होगी? सो आई एम थिंकिंग एमआरपी थ्योरी क्या ट्रेड यूनियन के अंदर विल बी यूटिलाइज्ड? ट्रेड यूनियन के केस में क्या होता है? एमआरपी, ट्रेड यूनियन, एमआरपी की बेसिस के ऊपर हायरिंग, दिस आल्सो अग्रीज विद दैट। इन फैक्ट नेशनल मिनिमम वेज भी इसी के हिसाब से ही चल रही है। बायलैटरल देख लेता हूँ। बायलैटरल के अंदर भी एमआरपी इक्वल्स टू एमसी की बेसिस के ऊपर हायरिंग हो रही है। पे इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, लेकिन ओ नहीं, बल्कि इनफैक्ट इसके अंदर तो वेज की डिटर्मिनेशन जो है वो क्वांटिटी एमआरपी की बेसिस पे डिसाइड हो रही है, लेकिन वेज, क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट द वेज, तो वेज का जो डिसीजन है, ये मोनोपोली मेरे पास एक एक्सटेंट आ गया काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए कि मोनोपोली के केस के अंदर जो है दैट इज नॉट द केस, एम इट्स नॉट वर्किंग, the wage differential is not working on the basis of MRP theory। आखिरी के अंदर MRP थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस की बात कर सकते हो, क्योंकि MRP थ्योरी जो है सर्विस इंडस्ट्री में फेल हो जाती है बिकॉज देयर आर सम सर्विसेज जिसके अंदर यू कैन नॉट क्वांटिफाई, एमपी नहीं निकाल सकते, तो एमआरपी के लिए एमपीपी इंटू एमआर ज़रूरी है। तो अगर तुम प्रोडक्टिविटी जैसे रिसेप्शनिस्ट होते हैं या फिर कोई कस्टमर सर्विस वाले होते हैं, उनके लिए देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर माइट बी डिफिकल्टी टू सी कि किसकी क्या प्रोडक्टिविटी लेवल्स है, देर इज नो tangible things that they are producing। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काउंटर आर्ग्यूमेंट हो सकती है। मेजॉरिटी केसेस के अंदर एमआरपी थ्योरी इज वर्किंग, लेकिन इसकी जो असम्पशंस हैं और जो उसकी लिमिटेशंस हैं, दैट इज अ क्वेश्चनेबल सिचुएशन। एंड मोनोपोली के अंदर भी वी सॉ कि वेज इज नॉट डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एमआरपी। इट इज पार्शली, इट इज बीइंग यूज्ड, यू नो, कि एमआरपी इक्वल्स टू एमसी की बेसिस के ऊपर हायरिंग आपने डिसाइड की है, लेकिन वेज रेट जो आप पे कर रहे हो वो आप प्योरली एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर की बेसिस पे या सप्लाई फॉर लेबर की बेसिस पे वेज हायर कर रहे हो। ठीक है, इसके अंदर जो वेज है वो एमआरपी की बेसिस पे नहीं है। ट्रेड यूनियन में भी कह सकते हो, यहाँ पे भी आउटसाइड फोर्स है, एमआरपी थ्योरी की बेसिस के ऊपर हायरिंग हो रही है, लेकिन वेज की डिटर्मिनेशन अगेन नेशनल मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने सेट की है और ट्रेड यूनियन ने अपनी पावर की बेसिस के ऊपर इसको सेट किया है। सो क्लियरली इसके अंदर भी इनफैक्ट ये दोनों मेरे इवेल्युएटिव के अंदर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं कि वेज डिटर्मिनेशन के अंदर एमआरपी थ्योरी इज नॉट ऑपरेशनल।